हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग बात करेंगे सेल और सेल ऑर्गेनेल्स की। जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उस पर हम लोग बड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और ये वाला टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके बोर्ड एग्ज़ाम्स के साथ साथ है। ये वाला जो टॉपिक है, हमने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनको इंक्लूड करते हुए पूरा इसको लिया है। सो बी विद मी टिल द एंड। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं सेल क्या होती है और सेल ऑर्गेनेल्स क्या हैं। सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिका और कोशिकांगक, कोशिका और कोशिकांगक। जो सेल होती है इसके बारे में पीछे हमने एक वीडियो बनाया है और उसमें हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर सेल की बात की है। तो जो सेल होती है, सेल को डिफाइन किया जा चुका है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो जो सेल होती है उसी के द्वारा जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, सजीव हैं, उनमें जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं, वो परफॉर्म होती हैं। चाहे वह रिप्रोडक्शन हो, रेस्पिरेशन हो या ग्रोथ हो, सभी एक्टिविटीज़, डाइजेशन एक्सेट्रा जो होती हैं वो इसी के थ्रू होती हैं। क्योंकि ये बॉडी स्ट्रक्चर की या पूरे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो इसी के द्वारा ही सारी चीज़ें होती हैं। अब जो सेल होती है ये बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक, और दूसरी यूकैरियोटिक सेल होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है मीन्स आद्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। और उस केंद्रक में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और सेल के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे विजिबल नहीं होते हैं, सभी नहीं पाए जाते हैं। इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और सेल ऑर्गेनेल्स ग्रेटली नहीं होते हैं। वहीं यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है और इसमें वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसलिए इनको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इसके बाद में कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको बीजीए कहते हैं। इनमें जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सब विद इन वन सेल कंप्लीट होती हैं, एक ही कोशिका के अंदर होती रहती हैं। वहीं दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुकोशिकीय जीव, इनमें जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं या जैविक क्रियाएं जो होती हैं, सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, वो ढेर सारी कोशिकाओं में मिलकर के होती हैं, या कह सकते हैं ऑर्गन्स, टिश्यूज के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। और ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूकैरियोटिक सेल से डेवलप होता है उनका बॉडी स्ट्रक्चर। तो जैसे ह्यूमन है या अदर जो ऑर्गेनिज्म जिनको हम देख सकते हैं, बड़ी स्ट्रक्चर वाले होते हैं, उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो सेल के कंपोनेंट्स हैं या सेल के जो पार्ट्स हैं उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। और ये वाला जो हमारा टॉपिक है, इस वीडियो को जो हम बना रहे हैं, इस वीडियो को हमने कई सारे सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। तो इसको पूरा समझने के लिए सारे जो टॉपिक हैं, सारे जो पार्ट्स हैं उसको देखिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन सेल का, क्लासिफिकेशन सेल का जो सबसे पहले वर्गीकरण करते हैं, कोशिका के कौन कौन से पार्ट्स या इसके कंपोनेंट होते हैं। जो सेल होती है ये शुरुआत में 3 पार्ट्स में बटी रहती है। जो इसके मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो होती है इसमें सेल वॉल।
सेल वॉल या कोशिका भित्ति। सबसे पहला जो इसका कंपोनेंट है कोशिका भित्ति होती है। और जो दूसरा इसका पार्ट है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली इसको हिंदी में कहते हैं। वहीं तीसरा जो इसका पार्ट है इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य इसको कहते हैं। और आगे चल कर के जो प्रोटोप्लाज्म है जीव द्रव्य ये कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और इसमें जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है एक कंपोनेंट आता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य जो सेल के अंदर पाया जाता है। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य जो सेल के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल भरा होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। वहीं दूसरा इसमें होता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स या रिक्तिकाएँ क्योंकि कुछ सेल में ये कम संख्या में होती हैं, वहीं कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेल्स में ये ज़्यादा संख्याओं में नंबर्स में होती हैं, इसलिए इनको वैक्यूल्स कह सकते हैं। और जो थर्ड इसका जो सब क्लासिफाइड ग्रुप है उसको कहते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक। न्यूक्लियस या केंद्रक। इसके बाद में जो साइटोप्लाज्म है ये आगे चल कर के सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांगों में डिवाइड हो जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांगक कोशिकांगकों और सेल हाइलोप्लाज्म में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद में जो वैक्यूल्स होती हैं ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाती हैं। एक तो इसका होता है सेल सैप कोसा रस। दूसरा होता है टोनोप्लास्ट जिससे ये अंदर के जो सेल जो वैक्यूल्स होती है उसका जो फ्रेमिंग होती है उसकी जो बॉडी होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। वहीं जो न्यूक्लियस है इसका ये आगे चल कर के फर्दर कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और जो न्यूक्लियस के पार्ट्स हैं उनको हम सीक्वेंशियली कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक आवरण। दूसरा पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक द्रव्य। थर्ड इसका जो पार्ट है न्यूक्लियोलस कहते हैं इसको न्यूक्लियोलस। हिंदी में इसको केंद्रिका कहते हैं केंद्रिका या कुछ बायोलॉजिस्ट इसको केंद्रिक भी कहते हैं। और फोर्थ जो इसका पार्ट है जिसको कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन नेट या क्रोमैटिन थ्रेड क्रोमैटिन जाल ये गुणसूत्र से मिलकर बना होता है और एक नेटवर्क जैसा होता है गुथा हुआ जाल जैसा, इसीलिए इसको क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानते हैं। जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं कई प्रकार के होते हैं, उसको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सेल ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम,
राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं। और उसके बाद में जो सिक्स्थ हमारा जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसको हम कह सकते हैं लिपिड्स, लिपिड्स, लिपिड्स या लवक। उसके बाद जो सेवेंथ हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है उसको कह सकते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, लिपिड्स। और इसके बाद में जो सेवेंथ सेल ऑर्गेनेल्स है उसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में इसको कहते हैं अंतःप्रदव्य जालिका, और इसको इंग्लिश में शॉर्ट में ER करके भी डिनोट कर सकते हैं, लिखा जाता है इसको। तो इसको एक बार हम देखते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल होती है, एक पूर्ण विकसित कोशिका, उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं हम। तो कोशिका में कौन कौन से पार्ट आते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले जो सेल होती है जो मेन 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में वेल डेवलप्ड पाई जाती है और सेलुलोज से बनी हुई सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। वहीं जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये प्रत्येक लिविंग सेल में पाई जाती है, चाहे वह एनिमल सेल हो, जंतु कोशिका, अथवा प्लांट सेल हो, सभी में ये रहती है। इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ लिविंग बीइंग। दूसरा जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसको कहते हैं बेस ऑफ लाइफ, जीवन का आधार। जूलियस हक्सले ने इसको बताया था, प्रोटोप्लाज्म इज द बेस ऑफ लाइफ, जीवद्रव्य जीवन का आधार होता है। उसके बाद में जो प्रोटोप्लाज्म है जीवद्रव्य, यह आगे चलकर फर्दर डिवाइड होता है और ये साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स और न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। जो साइटोप्लाज्म होता है ये सेल, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड भरा होता है वही साइटोप्लाज्म होता है। एक प्रकार का फ्लूइड मटेरियल है जो प्रोटोप्लाज्म का बेसिक कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है। और ये सेल ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं, कोशिकांगक, और साथ ही साथ हाइलोप्लाज्म होता है। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं जिनके बारे में आगे चल कर के हम लोग अध्ययन करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, लिपिड्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे हमारे क्या हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, एक कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांगक हैं। वही जो वैक्यूल्स होती है, रिक्तिकाएँ, वो सेल सैप, उसके अंदर भरा होता है कोषारस, और जो टोनोप्लास्ट होता है जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है स्केलेटन, वो उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। वहीं जो इसका मेन जो कंट्रोल ग्रिड जिसको कहते हैं, मुख्य नियंत्रक जो होता है उसको कहते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो सेल की जितनी भी एक्टिविटीज इनको कंट्रोल करता है। इसमें जो न्यूक्लियस के ऊपर का जो आवरण होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसमें जो भरा हुआ द्रव्य होता है, फ्लूइड होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। वहीं जो इसके अंदर छोटी छोटी गोल आकार की स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं उनको कहते हैं केंद्रिका या न्यूक्लियोलस, केंद्रिक भी कहते हैं। वहीं जो इसका जो अगला पार्ट है न्यूक्लियस का उसको कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन थ्रेड। ये गुणसूत्रों से बना हुआ क्रोमोसोम से फॉर्म होता है, और ये एक गुणसूत्र से बना हुआ जाल जैसी संरचना है जो आगे चलकर सेल डिवीजन में क्लियरली विजिबल होती है। कोशिका विभाजन के दौरान स्पष्ट रूप से इसको देखा जा सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद में हम लोग आगे और इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसके बाद में क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ही सब क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलोप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म का आगे चल कर के और सब क्लासिफिकेशन देखते हैं। और ये 3 प्रकार के सब क्लासिफाइड ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। इसमें आता है स्टोर्ड मटेरियल्स, स्टोर्ड मटेरियल्स, या इसको कहते हैं संचित पदार्थ। जो सेल में जो मटेरियल्स या मैटर जो स्टोर हो जाता है उसको कहते हैं हम संचित पदार्थ। दूसरा जो इसका जो सब कैटेगरी होती है उसको कहते हैं स्रावित पदार्थ, स्रावित पदार्थ
या सिक्रीटरी मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंसेस जो सेल के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं उनको कहते हैं स्रावी पदार्थ। इसके बाद में उत्सर्जी पदार्थ, ऐसे सब्सटेंसेस, सच सब्सटेंसेस विच आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द सेल्स, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस और मटेरियल्स। अब इसको हम 1 बाई 1 इसके बारे में जानते हैं। तो स्टोर्ड मटेरियल्स होते हैं, उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट्स ये सेल्फ बनाती है, सेल इसको जनरेट करती है और ये स्टोर रहता है। उसके बाद में जो नाइट्रोजिनस मटेरियल्स होते हैं, जो नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ होते हैं वो उसमें सेल्फ जनरेट होते हैं। और उसके बाद में जो तीसरा कंपोनेंट आता है इसी के अंतर्गत, उसको हम जानते हैं फैट्स, जो वसा है, वसा भी सेल्फ जनरेट होता है। उसके बाद में जो सिक्रीटरी मटेरियल्स हैं उसमें कौन कौन से सिक्रीट होते हैं जो सेल के द्वारा सिक्रीट होते हैं, एंजाइम्स, जिनको हम विकर कहते हैं, एंजाइम्स। उसके बाद नेक्टार, जिसे हम मकरंद कहते हैं, विकर, नेक्टार मीन्स मकरंद, जो खुशबू युक्त फ्लावर वगैरह में जो खुशबू आती है उसको कहते हैं नेक्टार। उसके बाद में जो कलरिंग एजेंट्स होते हैं, रंग देने वाले पदार्थ, कलरिंग एजेंट्स, रंग देने वाले पदार्थ, वो इसके अंतर्गत आते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं सिक्रीटरी मटेरियल्स। उसके बाद में जो सिक्रीटरी मटेरियल हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, टैनिन्स, रेजिन्स, लैटेक्स, गम्स, जिसे गोंद कहते हैं, गम्स, ये आते हैं। उसके एल्केलाइड्स और जो वेपोराइजिंग आयल है, आयल्स, जिसे कहते हैं वाष्पशील तेल। इसके अतिरिक्त कुछ मिनरल्स और ऑर्गेनिक एसिड भी इसके अंतर्गत आते हैं। मिनरल्स, कुछ खनिज, और ऑर्गेनिक एसिड, सम ऑर्गेनिक एसिड्स, वो भी इसी के अंतर्गत, इसी में आते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन होता है स्टोर्ड मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट्स, नाइट्रोजनस मटेरियल्स और फैट्स, ये सेल के अंदर जनरेट होते हैं, बनते हैं। जो सिक्रीटरी मटेरियल उनको सेल जो होती है सिक्रीट करती, स्रावित करती है। इसमें एंजाइम्स, नेक्टार और कलरिंग एजेंट्स होते हैं जो कलर देते हैं। विभिन्न डिफरेंट काइंड्स के जो फ्लावर्स हैं उनका जो कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलरिंग एजेंट्स। वहीं एक्सक्रीटरी मटेरियल जो सेल के द्वारा एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में बाहर निकाले जाते हैं, जिनका यूज करता है ह्यूमन बीइंग्स या अदर यूजेज हैं मेडिसिन पर्पज से उसके, या हमारे लाइफ के लिए, लैटेक्स, रेजिन्स, टैनिन्स, गम्स, एल्केलाइड्स, वेपोराइजिंग आयल्स या वाष्पशील जो तेल होते हैं वो जो हमें प्राप्त होते हैं, मिनरल्स जो खनिज होते हैं विभिन्न प्रकार के उपयोगी जिनसे मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, और ऑर्गेनिक एसिड जो कार्बनिक अम्ल होते हैं उनका इसमें बनते हैं। फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल को शुरू करते हैं हम। जो फर्स्ट कंपोनेंट है सेल का, सेल ऑर्गेनेल, सेल वॉल, कोशिका भित्ति जिसे कहते हैं। कोशिका भित्ति क्या है, कहाँ पाई जाती है और इसका फंक्शन क्या है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। तो जो एनिमल सेल होती है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। इट इज़ ओवल शेप्ड, समव्हाट स्फेरिकल। तो ये इस प्रकार से होती है एनिमल सेल। और वहीं अगर हम प्लांट सेल को देखते हैं तो स्ट्रक्चरली ये कुछ हेक्सागोनल शेप में दिखाई पड़ती है। इस तरह से एक प्लांट सेल होती है और उसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करके इसको समझाएंगे।
इस तरह से एक प्लांट सेल का जो फिगर है उसको ड्रा किया जा सकता है। और प्लांट सेल जो होती है हेक्सागोनल बेंजीन की जैसी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। और उसमें अगर हम देखते हैं तो ये वाली जो सेल वॉल होती है जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति, ये प्लांट सेल में पाई जाती है और ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। सेल वॉल या कोशिका भित्ति जो सबसे आउटर कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसको कहते हैं हम सेल वॉल। वहीं जो एनिमल सेल होती है उसमें ये सेल वॉल नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। इसमें केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आ रहा है हमारा सेल वॉल का, उसमें कहते हैं इट इज नॉन लिविंग। नॉन लिविंग ये निर्जीव होती है, ये जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें पाई जाती है और ये निर्जीव होती है, नॉन लिविंग होती है। दूसरा, ये मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनी होती है। और वो जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से मेड अप होती है, इसीलिए सेल वॉल को हम कह सकते हैं सेलुलोजिक सेल वॉल या सेलुलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति प्लांट सेल में पाई जाती है। वहीं आगे अगर अगला हम पॉइंट देखते हैं इसके सेल वॉल के बारे में, तो जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है, मीन्स नहीं पाई जाती है। इसके बाद में जो सेल वॉल होती है ये इसकी स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है, गिव शेप टू ए सेल, प्रोवाइड शेप टू ए सेल, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ए सेल। एक कोशिका को यह स्ट्रेंथ या ताकत प्रदान करती है। दूसरा, जो ये शेप देती है, एक निश्चित आकार देने का काम करती है। और जो सेल होती है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है प्लांट सेल की। इट इज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। यह आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है प्लांट सेल की, सबसे बाहर की ओर होती है प्लांट सेल में, और सेलुलोज की बनी होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, और वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सेलुलोज होता है। इस तरह से जो सेल वॉल होती है इसके कई सारे फंक्शंस होते हैं। जो कुछ एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है। साथ ही साथ जो फंजाई है उसमें ग्लूकोसामीन एक पॉलीमर पाया जाता है, बहुलक उसकी बनी होती है। वहीं जो एल्गी होता है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। तो ये हमारा पहला टॉपिक जो सेल की इलेबोरेट स्टडी पर बेस्ड है। इसमें हमने जाना पहले तो सेल क्या होती है, उसके बाद में दूसरे हमने जाना कि सेल के जो पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स उसका क्लासिफिकेशन क्या है, और उसके बाद में हम लोग फिगरेटिव स्टडी कर रहे हैं फिगर मेथड से। और उसमें हमने पहला जो इसका कंपोनेंट या इसका ऑर्गेनेल है सेल वॉल उसको कंप्लीट किया है। और आगे हम लोग जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन और अदर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो कैसा रहा?